आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सियासी बहरान की। तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से असेंबली तहलील करके गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तमाम पार्टियों के जो इरादे थे उस पर एक तरह से पानी फेर दिया है और हुकूमत साजी के जो रास्ते थे एक तरह से वो बंद कर दिए हैं। एक जानिब पीडीपी ने कांग्रेस और एनसी के साथ मिलकर हुकूमत साजी का दावा पेश किया, तो दूसरी जानिब सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी की ताईद हासिल होने का दावा किया। दोनों फरीक ने खुतूत भी गवर्नर को रवाना किए, मगर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील करके जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गवर्नर के इस अमल से जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की उम्मीदें एक तरह से खत्म हो गईं। अब इस पूरे मामले पर वजाहत, हमले और जवाबी हमलों का दौरा है। सत्यपाल मलिक ने राजभवन जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज खिताब करते हुए दावा किया कि अरकान असेंबली को मिलिटेंटों की धमकियां मिल रही थीं और यहां तक कि हुकूमत की तश्कील के लिए हिदायतें दी जा रही थीं और खरीदो फरोख्त की भी रिपोर्टें मिली थीं। गवर्नर ने कहा कि रियासत के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने आइन की मुख्तलिफ दफात की रोशनी में इस बात का फैसला किया है। उधर उमर अब्दुल्ला गवर्नर के बताए वजूहात से इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने कहा कि गवर्नर असेंबली तहलील करने की अजीबो गरीब वजूहात बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया कि गवर्नर अवाम को बताएं कि खरीदो फरोख्त कौन कर रहा था, जबकि बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने गवर्नर के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। रैना ने कहा कि अगर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर हुकूमत तश्कील देते तो ये जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ एक तरह से धोखा होता। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबात तो होने हैं और ये इंतखाबात कब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आज दिन भर एक तरह से सियासी चेमेगोइयां, सियासी गहमागहमी जम्मू कश्मीर में जरूर देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई तरह के इल्जामात लगाए और कई तरह के सवाल भी उमर अब्दुल्ला ने उठाए। इसके अलावा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर हम सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर काफी ज्यादा महबूबा मुफ्ती भी सरगर्म थी। उमर अब्दुल्ला के भी कई ट्वीट आए और एक तरह से इन लोगों ने मजम्मत की गवर्नर के इस कदम की। हालांकि यही वो सब पार्टियां हैं जो इससे पहले कोशिश कर रही थी कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, असेंबली तहलील कर दी जाए, लेकिन यह कदम गवर्नर ने उस वक्त नहीं उठाया था। अब जबकि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का एक तरह से नया अमल शुरू हुआ था, हुकूमत बनाने के लिए एक नई पहल की जा रही थी महबूबा मुफ्ती की जानिब से, उमर अब्दुल्ला की जानिब से और कांग्रेस की जानिब से। और जब इस हुकूमत साजी के अमल की और इन तीनों पार्टियों के इत्तेहाद की भनक राजभवन तक पहुंची तो फौरन असेंबली एक तरह से डिसॉल्व कर दी गई और इसके पीछे गवर्नर साहब ने कई इसकी वजूहात भी गिनाई हैं और बताई हैं कि आखिर यह कदम उन्होंने क्यों कर उठाया। अब सवाल यह उठता है कि इस बहरान का क्या कुछ हल निकलेगा? क्या वाहिद असेंबली इंतखाबात ही इसका एक हल है? समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं। कि चुनाव हो और चुनी हुई सरकार यहां चले। मैं अदालत में भी यही चाहता था कि अदालत में भी हम जो पक्ष लें, हमको कोई अधिकार नहीं है चुनी हुई सरकार ले। लेकिन मुझे 15-20 दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को डराया जाना, धमकी दिया जाना और बहुत तरह के अंडरहैंड काम चल रहे थे। और उसमें जो लोग ये आज कह रहे हैं, महबूबा जी ने खुद मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा कि मेरे एमएलएस को एनआईए के डर से डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपए का लालच दिया जा रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। अब मैं किसी को भी मौका देता और उसको जो टाइम देता उसमें और बड़े पैमाने पे बहुत गंदगी होती, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती और जो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता जो दूसरी स्टेट्स में जिस तरह का होता है। इसलिए मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। गवर्नर साहब के पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर engineering defections had to be stopped.
लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में, गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड्स। तो इसमें ये इस चीज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वाज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को। राज्यपाल महोदय ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल महोदय के इस निर्णय का स्वागत करती है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर तालिबानी राज स्थापित करने की कोशिश की। और चलिए जम्मू कश्मीर के सियासी बहरान पर और बातचीत करने के लिए, इस सियासी बहरान को समझने के लिए कुछ खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, जो कि संविधान और आइन के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। ताहिर सैयद, जो कि एडिशनल स्पोक्सपर्सन हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। और जम्मू से हमारे साथ कविंदर गुप्ता साहब, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, साबिक नायब वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का, तीनों पैनलिस्ट का बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सुभाष गुप्ता जी, जो सियासी बहरान जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है या असेंबली जो डिसॉल्व की गई है, क्या गवर्नर का यह फैसला वाकई में हैरान करने वाला है? इस फैसले को कैसे देखते हैं सुभाष गुप्ता जी? गवर्नर साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। 7 डिस्क्रिशनरी पावर्स में से एक डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 163 है, जिसमें वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये पावर 172 और 174 के अलावा हैं। और ये 163 का इस्तेमाल करते हुए जब गवर्नर साहब इस सेटिस्फेक्शन पर पहुंच जाते हैं कि वो इसको डिसॉल्व करना ही राज्य के हित में है, तो उसको कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नर साहब को ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए, उनका अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और इस केस में जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा दैट ही इज सेटिस्फाइड दैट प्रेजेंट सिचुएशन, इन द प्रेजेंट सिचुएशन नो पार्टी इज इन ए पोजीशन टू फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट। और उनका ये जो फैसला है ये बिल्कुल संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, यानी संविधान के हिसाब से और आइन के हिसाब से निर्णय बहुत बोल्ड है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो फैसला है एक तरह से वो बहुत बोल्ड है। ताहिर सैयद साहब, जिस तरह से आप डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी को सुन रहे थे, आइन के माहिर हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई कई आर्टिकल्स उन्होंने बताएं कि 163, 174 और 72 के हिसाब से जो कदम मतलब उठाया है गवर्नर साहब ने, वो बिल्कुल सही उठाया है। लेकिन आप लोगों को क्या एतराज है ताहिर सैयद? देखिए, हमने आज तक सुना था कि जमहूरियत लोगों के लिए और लोगों से होती है, लेकिन आज पहली बार ये पता भी चला कि जमहूरियत के कई और माने भी हैं। जिस तरह से हुक्मरान जो जमात है उनको लगे कि ये हमारे हित में है, तो वो जमहूरियत को उसी हिसाब से जो है वो बिठा देते हैं। जहां तक आईनी बात है, गवर्नर साहब हमारे आइन के रखवाले हैं, आइन के निगरान हैं, तो आईनी तौर पर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती थी कि स्टेट की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, जिनके पास 29 मेंबर्स हैं, और हमने ये भी कहा था जब गवर्नर साहब को हमने चिट्ठी लिखी थी कि हम हुकूमत बनाने के लिए दावा पेश करना चाहते हैं और हमारे पास कांग्रेस का सपोर्ट भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी है, और इसके लिए आप हमें टाइम दीजिए। लेकिन बजाय इसके कि हमें फ्लोर पे अपनी अक्सरियत साबित करने का मौका दिया जाता, गवर्नर साहब ने जल्दी में जो है फैसला लेते हुए असेंबली को तहलील कर दिया। और हम समझते हैं कि ये एक गैर आईनी फैसला है, और गवर्नर साहब को सबसे पहले ये चाहिए था कि बजाय ये कि वो असेंबली को तहलील कर लेते, सबसे पहले उनको ये चाहिए था कि रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है, जिनके पास अक्सरियत है,
वो दावा कर रहे हैं हम हुकूमत बनाएंगे, सबसे पहला मौका जो है वो उनको दिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि गवर्नर साहब सीधे जाके जो है वो असेंबली को तहलील करते। बिल्कुल। कविंदर गुप्ता साहब, जो सवाल पीडीपी अब उठा रही कि भाई कम से कम एक मौका तो दिया जाना चाहिए था, जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे कम से कम फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाना चाहिए था और मौका दिया जाना चाहिए था, और शायद गवर्नर साहब ने जल्दबाजी में कदम उठाया। देखो, जिस प्रकार से ये खबर सामने आई है कि इन्होंने जो एक लेटर गवर्नर साहब के पास जानी चाहिए थी, वो लेटर इनके पास पहुंची नहीं, केवल ट्वीट के माध्यम से इन्होंने गवर्नर को भेजा। अगर इस प्रकार की इनकी कोई मंशा थी, और जो भी सिस्टम है कि गवर्नर साहब के पास जो लेटर जाती है और इनके साथ जो सपोर्ट लेटर है 56 मेंबर्स का इनके साथ होने का जो दावा किया है, तो चाहिए तो ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी जो लेटर्स थी वो साथ में जाती, लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ये कहा कि हमारी अभी मीटिंग होने वाली थी। आजाद साहब ने कहा कि अभी हम सोच ही रहे थे। अब इसमें सच क्या है? तो इसी हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने इसी प्रकार का फैसला लिया। और अब जैसे ये हॉर्स ट्रेडिंग की दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस हालात में यही कदम ठीक था। अगर ये सरकार, जिसको कश्मीर फ्रंट का इन्होंने नाम दिया है, अगर इस प्रकार का बनता तो वो जम्मू के साथ एक छल होता, लद्दाख के साथ एक छल होता। और ये भी है कि इन पार्टियों में कोई भी ऐसा हिंदू वो नहीं है कि वो केवल मुस्लिम की एक तरह से पार्टी वो बनती और वही सरकार बनती। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पहले भी कश्मीर से पूरे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, ये इस तरह के हालात बाद में भी बन सकते थे। बिल्कुल। तो बीजेपी से जो डिसॉल्व की गई असेंबली, बीजेपी क्या इससे खुश है? खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इस प्रकार निर्णय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। अब जिस प्रकार से ये पार्टियां, इन्होंने पहले बॉयकॉट किया और बॉयकॉट के माध्यम से बिल्कुल इनका जो सफाया हो गया। इन्होंने वो वोटर्स को अपील की कि वोटिंग करने नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद 65-70% जो लोग वोट डालने जाते हैं, तो मुझे लगता है इनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जमीन खिसकती जा रही है। अभी अपने आप को बचाने के लिए जैसे जम्मू कश्मीर में इनकी समाप्ति हो रही है, तो इनको लगा कि कश्मीर में कोई थर्ड फ्रंट नया पैदा हो जाएगा तो इनके लिए आने वाले समय में मुश्किल हो जाती थी। जो डायनास्टी रूल है, जो परिवारवाद का एक राज है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला था। तो इसलिए ये घबराए हुए इन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। बिल्कुल। ताहिर सैयद, क्या लगता है कि जो कदम आप लोगों ने उठाया है, पीडीपी ने जो कदम उठाया और सरकार बनाने की सोची, तो पीडीपी ने इसमें वाकई में काफी देर कर दी? देखिए, सरकार बनाना तो ये तो रातों रात नहीं हो पाता है। इसमें आपको कई सतह पे जो है बातचीत, क्योंकि एक पार्टी है नहीं जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत हो, तो कई और पार्टीज को भी साथ में मिलाना होता है। इसमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले मैं कविंदर गुप्ता जी की बात करना चाहूंगा। इन्होंने कहा बाइकआउट किया था हमने, इन्होंने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि इंतखाबात से दूर रहें। हमने लोगों से ये नहीं कहा कि इंतखाबात से दूर रहें। ये गलतफहमी, हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारी पार्टी जो है बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरी बात जो है, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, हमने आज जो ये फैसला लिया था, कल महबूबा जी ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनस्लॉट्स हो रहे हैं, जिस तरह से गवर्नर साहब जो हैं मुख्तलिफ कवानीन की तरमीम कर रहे हैं, उनका ये उनको अखलाकी तौर पे कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी ऐसे कानून की तरमीम करें जिसका असर जो है बराह रास्त लोगों पे हो। लेकिन ताहिर सैयद साहब, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीडीपी तो शुरू से चाह रही थी कि असेंबली डिसॉल्व हो, असेंबली तहलील हो। ये तो पीडीपी के मन की बात एक तरह से हो गई ना। जिस वक्त हमने कहा था
मैं आपको वही जिस वक्त हमने कहा था कि असेंबली को तहलील कीजिए तो उस वक्त तो गवर्नर साहब ने माना नहीं। अब जबकि हुकूमत साजी का एक अमल शुरू हो चुका था तो यह बात समझ से बाहर है कि जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ है, जब रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो दावा कर रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, तो गवर्नर साहब को रातों रात क्या जरूरत पड़ी? गवर्नर साहब कभी कह रहे हैं कि मैं ऑफिस में था नहीं, मेरा फैक्स चल नहीं रहा था, मुझे कुछ खाने को कुछ भी नहीं देने वाला था। फिर यह बताइए कि वो असेंबली डिसॉल्व जो हुई वो ड्राफ्ट तैयार करने वाला कौन था? वो कहां से आ गए? ये तो मौकरी है, ये तो मजाक बना के रख दिया है। कहां तक हमने पहुंचा दिया? ये हम रियासत के जो जमहूरी इदारे हैं, ये हम जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों का जमहूरियत पे भरोसा बहाल हो, न कि ये कि हम जो है लोगों का भरोसा जमहूरियत से उठे और लोग जो है जमहूरियत का मजाक बनाए। बिल्कुल कविंदर गुप्ता जी, जो ताहिर सैयद जो बात कह रहे हैं कि भाई जब हुकूमत बनने का एक अमल शुरू हुआ, पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ये सब करीब आने लगी, उस वक्त ये कदम उठाया गया। गवर्नर साहब तो ये कदम बहुत पहले से उठा सकते थे। अगर हॉर्स ट्रेडिंग का डर था, एनआईए और मिलिटेंटों से एमएलएस को डर था, तो ये कदम तो बहुत पहले उठाया जा सकता था। क्या वाकई में गवर्नर साहब की तरफ से भी देरी हुई? देखो, मैं कोई गवर्नर का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन बात यह सच है कि अगर ये चाहते थे, पीडीपी जैसे कह रही है कि हम चाहते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो, तो असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है। अब इनको इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। और जिस प्रकार आप ये अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें मैंने पहले ही कहा, जो टेक्निकल पॉइंट्स है कि कहीं भी किसी भी जगह सरकार बनती है, आपके साथ जो दो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाना चाहती है, उनकी तरफ से लेटर जरूरी होता है। लेकिन इस प्रकार भी कुछ नहीं किया गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना सपोर्टिंग लेटर उसमें नहीं दिया है। और बाद में आजाद साहब जैसे बड़े नेता अपने बयान बदल लेते हैं। वो कहते हैं हम तो अभी सोच रहे थे। एनसी ये कह रही है कि हमने अभी कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी। पहले इनसे पूछिए सच क्या है। क्या आपने इतनी जल्दबाजी कर दी सरकार बनाने की, आपको इतनी जल्दी हो गई कि आप उनका सपोर्टिंग लेटर भी नहीं ले सके? कहीं ना कहीं इस सारे हालात में अगर देखा जाए तो कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। अब सच क्या है ये तो पीडीपी को बताना होगा। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट किया, तो अगर आपके पीछे स्पोर्ट बेस होता तो लोग वोट डालने नहीं जाते। लेकिन आपके बाइकआउट करने के बावजूद जो मोर देन 60%, 70% जो पोलिंग हुई है, उसके बारे में आप क्या बयान करना चाहते हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका आधार खिसक चुका है, आपको कोई स्वीकार नहीं करता। आप 35A का बहाना लेकर के आपने इलेक्शन का बाइकआउट किया था। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब असेंबली का इलेक्शन आएगा तब भी 35A तो अभी भी सब जुडिस मामला है। क्या आप असेंबली के इलेक्शन में जाएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाएंगे? ये इनको बातें क्लियर करनी होगी। ये जनता इसका जवाब मांगेगी। सरकार बना रहे थे। हाँ, तो ये सरकार बनाने, ये आपकी अपनी आप डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के, लोगों के कामों के लिए नहीं बना रहे थे सरकार आप बना रहे थे सिर्फ 35A को बचाने के लिए। 35A का मामला तो अभी भी कोर्ट में है, वो तो कोर्ट ने मामला तय करना है। क्या आप वहां पर के लिए कविंदर जी हम सरकार बना रहे थे और उसी को लेकर आप लोगों के इंटरेस्ट, ये लोगों के इंटरेस्ट नहीं है। ये इसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। लोगों ने अगर आपकी तो लोगों ने बात नहीं मानी। आपने जिस बात पर बाइकआउट किया था, आप लोग वोट डालने चले गए, फिर आप किस तरह से कहते हैं कि लोग आपके साथ है? आज जो बिल्कुल लोगों ने आपको नकारा है, लोग आपके कहने के बावजूद वोट डालने चले गए, आपका आधार खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत जो कश्मीर में भी है, उसके लिए आप घबराए हुए हैं, इसलिए आप इकट्ठे हो रहे हैं। ये आप हमारे
आप हमारे अलायंस को अनहोली अलायंस कहा करते थे। हमने तो एजेंडा ऑफ अलायंस में कविंदर जी वही कहा ना, जिस हिसाब से आपको लगेगा डेमोक्रेसी शूट कर रही है, आप वही नैरेटिव इसका बना देंगे। मैंने वही कहा ना, जिस हिसाब से आपको लगेगा कि मुझे, जिस हिसाब से आपको लगेगा हमें शूट कर रहा है, आप वही नैरेटिव, आप कहेंगे नहीं ये वाला सही था वो गलत है। मुबारक हो आपको, मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, हम भी ठीक है, कविंदर जी आते हैं बने, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट। ये देखो जी, कविंदर जी आते हैं, अपने आपको फिर मौका दिया जाएगा। डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरह का कदम गवर्नर साहब की तरफ से, सत्यपाल मलिक जी की तरफ से उठाया गया, क्या वाकई में डेमोक्रेसी को नुकसान इससे होगा? क्योंकि पब्लिक के जिस मफाद और इंटरेस्ट की बात की जा रही थी, क्या वाकई में पब्लिक ऐसे में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे? पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम को लेकर क्या कुछ अब ऑप्शन होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है? मैं इस प्रश्न पर कि क्या डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था, एक मिनट में आता हूं। उससे पहले यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के निर्णय को कहना कि यह देरी से लिया गया, ये सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए है। अगर वो इस निर्णय को पहले लेते तो ये कहते कि इनको इतनी जल्दी क्या है, अगर बाद में लिया गया तो ये कहना कि इतनी देर क्यों कर दी। राज्यपाल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो पार्टियां सामने आ रही हैं, जो गठबंधन सामने आ रहा है, वो अपोजिंग और डिफरिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का है। इससे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि वो एक इसको स्टेबल गवर्नमेंट बना पाएंगी। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगी और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जाए, वो राजनीतिक और पॉलिटिकल मजाक होगा, ना कि इस सभा को भंग करना और नए इलेक्शन के लिए प्रक्रिया जारी करना। तो राज्यपाल साहब का जो निर्णय है कि इस सभा को भंग किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है सब अपॉर्चुनिस्ट सामने आ रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कुछ समय के लिए सामने आ सकते हैं, लेकिन मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। ये निर्णय बिल्कुल सही था और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन एक्सरसाइज करते हुए अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया और सही रूप से इसको भंग किया। बिल्कुल। ताहिर सैयद साहब, इससे आपसे हम इसका जवाब चाहेंगे, क्या वाकई में ये जो इत्तेहाद था, जो इत्तेहाद बन रहा था एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का, क्या वाकई में ये मौका परस्ती वाला एक इत्तेहाद था और इसमें कोई मजबूती नहीं रहती? जैसा कि गवर्नर साहब ने खुद कहा कि भाई ये तो एक तरह से पॉलिटिकल मजाक हो जाता है। ये इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात के लिए है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस हिसाब से इनको लगता है कि डेमोक्रेसी को, जिस हिसाब से इनको लगता है कि हमारे नैरेटिव को शूट करेगा, तो वही बयानिया ये बनाएंगे। अगर लगेगा कि ये इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को शूट नहीं करता है, तो फिर जमहूरियत को जो है उसी तरीके से पेश किया जाता है। मैंने कहा कि यहां पे देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि 2014 में चुनाव हुए, जिसपे ये असेंबली बनी थी, 70% लोगों ने वोट डाले थे। ये 1987 के बाद पहली बार ऐसे हुआ था, लोगों का जमहूरियत पे एतमाद बहाल हुआ था। और इसके आपको नहीं बोलना चाहिए कि पीडीपी ने यहां पे जमहूरियत पे जो एतमाद बहाल करने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, बाकी सियासी जमातों ने भी यहां जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दी हैं, वर्कर उनके मारे गए हैं। जब आप इस तरह से मजाक बनाते हो और फिर कभी बोलते हो पाकिस्तान के इशारे पे करते हैं, कभी बोलते हो कि ये अपॉर्चुनिज्म है, मुझे लगता है कि ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जमहूरियत के लिए यहां काम किया है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये उनके साथ मजाक था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक वाजिया मैंडेट, एक लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले थे। आज आप उसी असेंबली को, मुझे लगता है कि ये मैंडेट को चुराने के बराबर है जिस तरीके से किया गया। नहीं, लेकिन ताहिर सैयद जी, जब आपने देखा कि भाई अब खरीदो फरोख्त बहुत बढ़ गई है और बहुत ज्यादा मुश्किलात अब इन पार्टियों के सामने और खासतौर से पीडीपी के सामने बहुत ज्यादा शायद मुश्किलात थी, और गवर्नर साहब ने उसका जिक्र भी किया कि खुद महबूबा मुफ्ती ने भी फोन किया था कि भाई असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। उसके बाद अब इस तरह की शिकायत करना कि भाई ये कदम गवर्नर साहब ने उठाए, ये एक तरह से जायज नहीं है। देखिए,
देखिए मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हमारा और बीजेपी के साथ जब हमारा इतिहाद टूट गया, उसके बाद ही यहां पे एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था। और अगर आपने देखा होगा कई स्टेटमेंट्स भी आए थे कि उस वक्त किस तरह से तोड़फोड़ का सिलसिला किया जा रहा है। और उसके बाद भी हमने कहा था कि अगर कोई यहां पे कोई सरकार बन नहीं पाती है तो गवर्नर साहब को जो है असेंबली को तहलील करना चाहिए। लेकिन इतने टाइम के बाद अब सोचने की बात यह है कि अगर गवर्नर साहब ने पिछले 6 महीने के दौरान असेंबली को तहलील नहीं किया, ये क्या जरूरत आन पड़ी गवर्नर साहब को कि जो ही हम कोई दावा पेश करते हैं, यहां हुकूमत साजी का अमल शुरू होता है तो गवर्नर साहब जो है एकदम से असेंबली को तहरीर कर लेते हैं। सोचने की बात सही। कविंदर गुप्ता जी, लेकिन जो कल पॉलिटिकल ड्रामा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, एक तरफ तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हुकूमत साजी का दावा किया और दूसरी तरफ सज्जाद गनी लोन ने, क्या वाकई में जो बात कही जा रही कि भाई बीजेपी एक ऑप्शन देख रही है सज्जाद गनी लोन को, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हालात बने हैं, लोगों ने सेल्फ रूल को भी नकारा है, लोगों ने ऑटोनॉमी को भी नकारा है। और जो भी ये सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व में आने वाले समय में एक थर्ड फ्रंट उभर करके सामने आएगा। ये परिवारवाद का राज, डायनास्टी रूल को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो सरकार बनाने जा रहे थे, ये सेल्फ रूल को अडॉप्ट करते या ऑटोनॉमी को अडॉप्ट करते या कांग्रेस जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, जिसकी कोई जमीर ही नहीं है, उनको अडॉप्ट करते? पहले इनको ये तय नहीं किया। और दूसरी बात, ये अब मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, ये कल से इनके अलग अलग लीडर बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी तय नहीं हुआ था। जब तय ही कुछ नहीं हुआ था, किसी ने आपको समर्थन की लेटर नहीं दी, आपके बारे में कुछ तय नहीं, आप सरकार बनाने का दावा कैसे करते हैं? और एक दम से ये बात आपके मन में कैसे आई? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये एक नया जम्मू कश्मीर में जो समीकरण बन रहा था, ये बहुत बड़ा धोखा होता जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये लोग समय समय पर जिनके कारण से, ठीक है, टाइम कम है, बहुत मुख्तसर में डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, क्या कुछ मुस्तकबिल या फ्यूचर आप जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं सियासी तौर पर, पॉलिटिकल हिसाब से अगर हम देखें? एक बार दोबारा से फिर जनता के सामने जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और जो भी जिसको भी जनादेश मिलेगा वो पार्टी ऊपर उभर कर आएगी। अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं आएगी तो 2 या 3 पार्टियां जो बना सकेंगे गवर्नमेंट वो बनाएंगे, और संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से गवर्नर साहब फिर उसको आमंत्रित करेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी। ये कहना कि किसी भी पार्टी ने कोई कुर्बानी दी है, हर पॉलिटिकल चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ, जो कि बहुत खेदपूर्ण है, कुछ ना कुछ तो लोगों की कुर्बानी होती ही है, चाहे वो किसी कारण से हुई हो। लेकिन ये खेदपूर्ण है। बिल्कुल और जाहिर सी बात है कि अब जो सियासी तस्वीर है वो नए चुनाव के बाद और इंतखाबात के बाद ही एक तरह से वो तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी, ताहिर सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कविंदर गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।